विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन। भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। सदन में लोकहित के सवालों की गूंज। रांची सीरम टोली फ्लाईओवर मामले को लेकर आदिवासी संगठनों के बंद का मिलाजुला असर। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को समाधान ढूंढने की दी नसीहत। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सरकार किसानों को देगी मुआवजा। कृषि मंत्री ने आपदा प्रबंधन मंत्री से की बात। अधिकारियों को 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। और आईपीएल का 18वां संस्करण आज से हो रहा शुरू। केकेआर और आरसीबी के बीच पहला मुकाबला। 10 टीमों के बीच लीग चरण में होंगे कुल 74 मैच, 25 को फाइनल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजरी और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन है। सदन में भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर आज भी चर्चा होगी। इधर प्रश्नकाल के दौरान सदन में लोकहित के कई मुद्दे गूंजे। मेरा पूरक प्रश्न यह है कि दिनांक 23/4/2021 को अनुसूचित जाति आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार का वही स्टीरियोटाइप का जवाब आया है कि अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 3 सदस्यों का मनोनयन प्रक्रियाधीन है। या कब तक प्रक्रियाधीन रहेगा, या सरकार बतावे महोदय। पिछला टाइम में जो गठन हो गया था, जो अध्यक्ष थे, उसमें हमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी। मतलब पूरा एक तरह से कहें तो कम्युनिटी को ही, क्योंकि उसमें नियमावली नहीं बन पाया था। तो अब उसके बाद के समय में भी जब पुनः गठन करने की बात होती रही तो क्वेरी करके भेजा गया मंत्रियों के द्वारा कि नियमावली गठन करके लाएं। तो अभी की स्थिति ये है मैडम कि नियमावली मूव हो रहा है, साथ में गठन की प्रक्रिया भी मूव हो रहा है। विधि विभाग अनुमोदन दे दिया है और कार्मिक विभाग और वित्त विभाग, ये दोनों से अनुमोदन होते ही हम लोग उसको आगे मूव करेंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राज्य में किसी भी मद या किसी भी विभाग से लगाए गए चापाकलों की मरम्मत पेयजल विभाग करेगा। उन्होंने कल विधानसभा में बताया कि इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि बोरिंग से पानी निकालकर बेचने के लिए एसओपी बनेगी, जिसके मुताबिक ही कोई व्यक्ति पानी का व्यापार कर पाएगा। रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप मामले को लेकर आज विभिन्न आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया है, जिसका राजधानी रांची में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। राजधानी के कई इलाकों में जहां वाहनों का परिचालन सामान्य देखा जा रहा है, वहीं कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर भी उतरे हैं और सड़क जाम कर अपना विरोध जता रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप मामले पर सरकार को समाधान ढूंढने की नसीहत दी है। मुझे तो अफसोस होता है कि पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार और मैं जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 वर्षों से निश्चित रूप से सरकार को लोगों ने सूचित किया। तो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए था सारी समस्याओं का समाधान। आज भी लोगों के साथ बैठ करके उनको बात करना चाहिए और फिर समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि लोगों को बुला करके बात करेंगे तो फिर शायद बंदी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री को पहल करना चाहिए।
आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले में आजसू पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुदेश कुमार महतो को रांची की एक निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एमपी एमएलए की अदालत ने मामले में ये फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों को पेश किया गया था, लेकिन घटना को साबित नहीं किया जा सका। आचार संहिता उल्लंघन मामले में श्री महतो के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के तत्कालीन आप्त सचिव संजीव लाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। ईडी की ओर से इसके लिए विभाग को पत्राचार किया गया है। गौरतलब है कि ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में संजीव लाल के घर और कार्यालय की तलाशी ली थी, जिसमें 10 लाख रुपए के अलावा संपत्ति में निवेश से संबंधित कागजात मिले थे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दिनों पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। झामुमो पार्टी संगठन के विस्तार के लिए सतत प्रयत्नशील है और इस सिलसिले में सरायकेला खरसावां के गम्हरिया में प्रखंड कमेटी के गठन के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर पार्टी नेता गणेश महली समेत अन्य नेता मौजूद थे। और हम सभी लोग उस सदस्य सचिव का जो चुनाव होना था, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए भी 6 लोगों का दावेदारी आया है और आपका सचिव के लिए भी लगभग 5 आदमी का दावेदारी आया है और तो सदस्य के लिए भी 3 आदमी का दावेदारी आया है। तो पार्टी का जिला संयोग मंडली ने इसको अपना पैनल बनाकर सूची बनाकर इसको सेंट्रल कमेटी को भेजेगा और सेंट्रल कमेटी जेएसएलपीएस द्वारा आजीविका मॉडल को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। रांची में आयोजित इस 3 दिवसीय अनलॉकिंग झारखंड लाइवलीहुड पोटेंशियल कार्यशाला में कृषि विकास और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। इस दौरान जेएसएलपीएस की सीईओ कंचन सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोडरमा पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने कोडरमा थाना के पास पुलिस रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने रेस्ट हाउस निर्माण कार्य और थाना परिसर की साफ सफाई में अहम योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया। बाहर से इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो टीम आती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि उन लोगों को ठहरने में असुविधा होती थी। तो भविष्य में कोई भी टीम या पुलिस पदाधिकारी आए तो उन्हें असुविधा ना हो, तो इसके लिए हम लोग इसका एक आज से आरंभ कर रहे हैं। इसमें 2 रूम हैं। बेसिकली एक ऑफिसर्स के लिए रूम तैयार किया गया है और एक उनके साथ जो जवान रहते हैं उनके लिए रूम तैयार किया गया है। और इसकी सुविधा ऐसा नहीं कि केवल हम लोग पुलिस विभाग तक ही सीमित रखेंगे। यदि अन्य विभाग के भी कोई कर्मचारी या पदाधिकारी ठहरने के इच्छुक है तो उन्हें भी ये आवंटित किया जाएगा। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। एम्स दिल्ली का कल दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने दीक्षांत संबोधन में कहा कि दिल्ली एम्स लाखों लोगों के लिए आशा का प्रतीक है। एम्स दिल्ली उन लाखों रोगियों के लिए आशा का प्रतीक है जो अक्सर दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं। इसके प्रोफेसर, डॉक्टर और पैरामेडिक्स गैर चिकित्सा कर्मियों की मदद से वंचितों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का समान समर्पण और सहानुभूति के साथ इलाज करते हैं। ये कहा जा सकता है कि एम्स गीता के कर्म योग की चलती हुई प्रयोगशाला है। ये बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में आयोजित एम्स दिल्ली के 49वें दीक्षांत समारोह में कही। एम्स is a symbol of hope for millions of patients who come here for treatment, often from AFR. Its faculty, helped by paramedics and underprivileged and the privileged with the same dedication and empathy. In fact, I would say that the AIIMS is a running laboratory
of the Gita's Karma Yoga. इस मौके पर मेडिकल छात्रों को डिग्रियां भी प्रदान की गईं। इसके अलावा अपनी सराहनीय सेवाओं के जरिए एम्स दिल्ली की प्रतिष्ठा में इजाफा करने वाले 8 डॉक्टर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपको अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उज्जवल करियर बनाना है, बल्कि वंचितों की मदद करने के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। For millions of patients who come here for treatment, often from AFR, its faculty, helped by paramedics and non-medical staff, treat the underprivileged and the privileged with the same dedication and empathy. In the 69 years of its existence, the brand AIIMS has stood the test of time because of its commitment to values. इस खास मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स अपनी काबिलियत के बल पर देश में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और सबसे बड़ी बात हेल्थ केयर और हेल्थ डिलीवरी की है। इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक अपना नाम कमाया है और मुझे खुशी है कि आपने नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आपने लगातार अपने आप को टॉप पर रखा है। इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देना चाहता हूँ। बहरहाल एम्स आज उपचार के साथ साथ देश का अग्रणी संस्थान है। डीडी न्यूज के लिए अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में कल दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुगम्य भारत अभियान के तहत देश में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से दिव्यांग भाइयों और बहनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी करने के लिए प्रयत्नशील है। सुगम्य भारत अभियान फिजिकल के साथ साथ डिजिटल सुगमता विकसित करने पर भी केंद्रित है। सरकार दिव्यांगजनों के एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परिजनों को लागू कर किए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से दिव्यांग भाइयों और बहनों को ये दिशा बढ़ती अर्थव्यवस्था में बराबर का साझेदार बनाने पर कार्य किया जा रहा है। राज्य में बेमौसम बारिश का सिलसिला आज थोड़ा थमा है। राजधानी रांची में आज थोड़ी धूप भी खिली। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और उत्तर भारत से आ रही हवा के कारण हो रही बारिश से राज्य के अधिकांश हिस्से पिछले 2 दिनों से सराबोर हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक बारिश चाईबासा में रिकॉर्ड की गई, जहां लगभग 54 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि रांची में लगभग 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इस अवधि में अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि 24 मार्च से अधिकतम तापमान में एक बार फिर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से मौसम में थोड़ा बदलाव होगा और आसमान धीरे धीरे साफ होगा। सबसे अच्छा रहेगा सिस्टम का, जिसमें तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिलेगी। और हम लोग देखेंगे कि 23 में जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी और सिर्फ जो पूर्वी भाग है झारखंड का, पूर्वी भाग में हम लोग कह लें तो कोल्हान और संथाल का इलाका है, और जो रांची का जो सटा हुआ इलाका है बंगाल से, वहीं पे कुछ एक्टिविटी हम लोगों को 23 तारीख को देखने को मिलेगी गर्जा वज्रपात के साथ में। उस समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती हुई देखने को मिलेगी। और 24-25 से मौसम एकदम साफ है और जो बादल हैं वो छटने वाले हैं और फिर से जो अधिकतम पारा है वो एक बार फिर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी जो 2-3 दिन है उसमें गर्जन वज्रपात की स्थिति झारखंड में बनती हुई दिख रही है और साथ में कुछ जगह को ओलावृष्टि भी होगी।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि राज्य सरकार ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि फसल के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि मुआवजा भुगतान को लेकर उन्होंने आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी से भी बातचीत की है। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को 3 दिनों के अंदर जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। देश दुनिया में आज विश्व जल दिवस पर अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्षा जल संचयन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2021 में भारत में जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन की शुरुआत हुई थी, जो काफी कारगर साबित हुई। जब हम पानी की समस्या के समाधान की बात करते हैं तो पानी को बचाना यानी जल संरक्षण भी उतना ही जरूरी हो जाता है। आज देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, कैच द रेन, बूंद बूंद पानी को पकड़ो। कैच द रेन का मतलब है जहां बारिश का पानी गिरे उसे व्यर्थ नहीं जाने देना। जल ही जीवन सिर्फ कोरा नारा न बनकर रह जाए, बल्कि जागरूकता से जन आंदोलन और इसके बाद जन भागीदारी से समस्या का समाधान हो। इसी उद्देश्य से 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 5 केंद्रित उपाय अपनाने पर बल दिया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना, जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वन रोपण, जागरूकता पैदा करना शामिल हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन देश भर के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ब्लॉकों को कवर करने वाली एक वार्षिक गतिविधि बन गई है। अभियान की सफलता का पैमाना इसी बात से निकाला जा सकता है कि पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और कुशल जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1,67,00,000 से अधिक जल संरक्षण कार्यों को पूरा किया जा चुका है। 2021 में अभियान की शुरुआत के बाद से इसे हर साल नई धार दी गई। पिछले साल इस अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया, जिसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति रखा गया। इसमें जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया गया। बूंद बूंद पानी की बचत सरकार के प्रयासों से सुनिश्चित की जा रही है और अब ये हम सभी का फर्ज बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ हम खुद भी जुड़ें ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर देश ने पानी की बचत पर ध्यान नहीं दिया, पानी का दोहन नहीं रोका, तो आने वाले दशकों में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और हमारे पूर्वजों ने हमें पानी दिया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी सुरक्षित देकर के जाना चाहिए। रांची स्मार्ट सिटी को नगर विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर उपयोग के लिए सम्मान मिला है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कन्वर्जेंस इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और स्मार्ट सिटी एक्सपो की ओर से रांची स्मार्ट सिटी को सम्मानित किया गया। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से CEO अमित कुमार ने यह सम्मान ग्रहण किया। गौरतलब है कि कन्वर्जेंस इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों की सभी स्मार्ट सिटी से अपने कार्यों में AI के इस्तेमाल सहित कई विषयों पर नामांकन प्रस्ताव मांगा गया था। रांची में पिछले कई महीने से ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और चालान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड सभागार में KYC को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर कुमार ने बताया कि सभी राशन कार्ड धारकों को 31 मार्च तक KYC करा लेना है ताकि निर्बाध रूप से उन्हें PDS सेवाएं मिलती रहें। की जा रही है उससे लाभुकों को अवगत कराना, जागरूक करना, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना और दूसरा उद्देश्य है कि
भारत सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार को ई-KYC 100% करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, तो उसका हम लोग एक ई-KYC पखवाड़ा मना रहे हैं। राज्य स्तर पर ये मनाया जा रहा है सारे जिलों में। तो ई-KYC पखवाड़ा मनाना है और उसके तहत 100% लाभुकों को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित हैं उनको ये ई-KYC करना है। सरायकेला खरसावां उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। कायाकल्प अवार्ड और साथ ही साथ स्क्वाश के लिए जो स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस के लिए प्रिपेयर्डनेस है उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं और इसमें पूर्व से यहाँ पर CSR में अमलगम की तरफ से भी सहयोग मिला है, तो उनके साथ भी हम लोग ये निर्धारित करने का प्रयास करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके माध्यम से कराई जा सकती हैं और रिमेनिंग जो वर्क हैं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टीम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकती हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं और ये प्रयास है कि आने वाले 15 दिन से महीने भर के अंदर हम लोग कायाकल्प के लिए अपने CHC को तैयार कर सकें, यहाँ पर IPD सर्विसेज शुरू कर सकें और इन द लॉन्ग रन यहाँ पर C सेक्शन शुरू हो सके, डायलिसिस की फैसिलिटी शुरू हो सके। इधर आदित्यपुर स्थित इंडस्ट्रियल परिसर में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने ट्रैफिक लाइट से संबंधित विषयों को लेकर बैठक की। इस दौरान आदित्यपुर आकाशवाणी चौक और शेरे पंजाब चौक ट्रैफिक लाइट सिग्नल बेहद नजदीक होने और यातायात की समस्या का मामला भी उठा। इस दौरान फैसला लिया गया कि व्यस्ततम समय में इन दोनों ट्रैफिक लाइट को बंद रखा जाएगा। उपायुक्त ने इस दौरान एक ट्रैफिक सिग्नल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत भी मौजूद रहे। जिले वासियों को ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और रोड सेफ्टी के जो निर्देश हैं, जो उसके गाइडलाइंस हैं, उसका अनुपालन करें। इसके क्रम में आज हम लोगों ने जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं आदित्यपुर और गम्हरिया से उनके साथ भी बैठक की आयडा सभागार में और उनसे भी फीडबैक लिया कि किस प्रकार से इसको और बेहतर बना सकें, किस प्रकार से इसको और अच्छे से क्रियाशील कर सकें और जो उनका फीडबैक प्राप्त हुआ है उस पर हम लोग त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक सिग्नल आप लोगों के लिए लगा है, आपकी सहूलियत के लिए लगा है और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप लोगों को संज्ञान में भी होगा, पिछले 2 महीने में भी जिला प्रशासन के साथ बराबर अतिक्रमण को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाया गया। आगे भी हम लोगों के द्वारा रणनीति तैयार की गई और उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अभियान जारी है। संताल के बाद साइबर अपराधी अब राज्य के अन्य जिलों में भी अपनी पनाहगाह बनाते दिख रहे हैं। सिमडेगा में पुलिस ने देवघर निवासी 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर इन तीनों को गिरफ्तार किया। ये लोग गिरफ्तारी के डर से सिमडेगा में छिप कर रह रहे थे। और एक छापामारी टीम बनाई और वहां से हम लोगों ने 3 व्यक्ति जो तीनों के तीनों देवघर के रहने वाले हैं, जिसमें रतन दास, बास्की दास और जितेंद्र दास, इनको हमारी टीम ने उठाया। इनके पास से 2 रेडमी की मोबाइल, 2 रियलमी, 1 वीवो, 1 मोटोरोला, 3 एयरटेल कंपनी और 1 वोडाफोन कंपनी का सिम इनसे बरामद हुआ। और इनसे जब बारी बारी से पूछताछ किया गया तो उन्होंने ये बताया, स्वीकार किया कि ये देवघर में पहले भी साइबर क्राइम में अपना पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कई फ्रॉड कर चुके हैं। दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने सिमडेगा समाहरणालय में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान राजस्व संग्रहण का भी उन्होंने हाल जाना और लक्ष्य के अनुरूप संग्रहण पर जोर दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने श्री राम रेखा धाम में पूजा अर्चना कर मंगल कामना भी की। समस्या ये होती है कि वहाँ पेरेंट्स नहीं ले जाना चाहते कि जो भी मालर चिल्ड्रन रहता है उसके माता पिता मजदूरी वगैरह करते, दिन भर कमाई करते, तो वो लोग जाना नहीं चाहते वहाँ। उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है वो आपके लिए चैलेंज होगा। यही चीज आया था, प्रॉब्लम आया था हमारे सामने। IPL का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। कोलकाता में KKR और RCB के बीच आज पहला मुकाबला होगा। IPL के इस संस्करण में 10 टीमों के बीच लीग चरण में कुल 74 मैच होंगे, जबकि 25 मई को फाइनल खेला जाएगा। रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड ने हॉकी महाराष्ट्र को
0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर पूरे अंक अर्जित किए। झारखंड टीम की ओर से मैच के 85 मिनट में शांति कुमारी ने गोल किया। इस मैच में झारखंड टीम की जमुना कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। रैपिड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में प्रतिभागी चेस के दांव पेच दिखा रहे हैं। चैंपियनशिप के दूसरे दिन 7वें राउंड के बाद ग्रैंड मास्टर इनियन पे और ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक शीर्ष पर रहे। अन्य खिलाड़ियों ने भी शतरंज की बिसात पर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इधर सरायकेला के आदित्यपुर में कल से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से 200 से ज्यादा बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव राजीव वर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद रहे। सर को दे दें अपने बॉक्सर के टी शर्ट की साइड का लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। और चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 22 मार्च साल 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ। आज ही के दिन बिहार राज्य ओडिशा और झारखंड समेत संयुक्त रूप से अस्तित्व में आया था। बिहार की संस्कृति अति प्राचीन है। दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही स्थित है, जहां विश्व के अलग अलग प्रांत से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। साल 1756 तक यह क्षेत्र मुगलों के अधीन हुआ करता था, जिसके बाद इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन। भोजनावकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। सदन में लोकहित के सवालों की गूंज। रांची सिरमटोली फ्लाईओवर मामले को लेकर आदिवासी संगठनों के बंद का मिला जुला असर। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को समाधान ढूंढने की दी नसीहत। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सरकार किसानों को देगी मुआवजा। कृषि मंत्री ने आपदा प्रबंधन मंत्री से की बात। अधिकारियों को 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। और आईपीएल का 18वां संस्करण आज से हो रहा शुरू। केकेआर और आरसीबी के बीच पहला मुकाबला। 10 टीमों के बीच लीग चरण में होंगे कुल 74 मैच। 25 मई को फाइनल।